तो आज हम जो है वो इस सुजिस के अंतिम अंक को डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले इसमें जो दे रखा है वो है यू बनो गर्विलो रंगीलो राजस्थान। ये जो राजस्थान निर्माण की जो प्रक्रिया है, राजस्थान निर्माण की पूरी प्रक्रिया इसमें दे रखी है और उसको अपन डिस्कस करते हैं। सबसे पहले राजस्थान निर्माण की प्रक्रिया इतिहास के झरोखे में कि राजस्थान जो बना उससे पहले क्या स्थिति थी। सबसे पहले देखिए 1800 ईस्वी में जो राजस्थान का भूभाग है उसके लिए राजपूताना शब्द यूज किया और वो किसने किया? जॉर्ज थॉमस ने। सबसे पहली चीज तो अपने को पहला फैक्ट तो ये याद रखना है कि राजपूताना शब्द जो है वो राजस्थान के लिए यूज किया जॉर्ज थॉमस के द्वारा 1800 ईस्वी में। फिर उसके बाद में है कि 1818 में अंग्रेजों ने अजमेर पर आधिपत्य स्थापित कर रियासतों को दो वर्गों में रियासत और ठिकानों में विभाजित कर दिया। यानी अंग्रेजों ने क्या किया? 1818 में जब अंग्रेजों का अधिकार हुआ तो अंग्रेजों ने दो भागों में विभक्त कर दिया। एक रियासत जो बड़ी थी उनको कहा गया रियासत और जो छोटी थी उनको कहा गया ठिकाना। और अंग्रेजों ने अजमेर को चीफ बनाया तो इस तरह से दो भागों में उन्होंने बांट दिया। कर्नल जेम्स टोड ने 1829 में एक किताब लिखी एनाल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान। इस किताब का नाम याद रखना है, एनाल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान। इसमें उन्होंने सबसे पहले इस भूभाग के लिए राजस्थान या राजस्थान शब्द का यूज किया। कर्नल जेम्स टोड ने कौन से शब्द का यूज किया? राजस्थान शब्द का यूज इसके लिए किया सबसे पहले 1829 में अपनी जो पुस्तक लिखी उस पुस्तक में। फिर उसके बाद में है ब्रिटिश शासकों ने राजपूताना को प्रशासनिक दृष्टि से 4 एजेंसियों में बांटा और प्रत्येक रियासत में एक रेजिडेंट और अजमेर में पॉलिटिकल एजेंट की नियुक्ति की। ये देखिए ध्यान रखना है कि ब्रिटिश जो शासक थे उन्होंने राजपूताना को प्रशासनिक दृष्टि से कितनी एजेंसियों में बांटा था? तो उन्होंने राजपूताना को 4 एजेंसियों में बांटा था। बहुत ही अच्छा फैक्ट है। 4 एजेंसियों में बांटा, प्रत्येक रियासत में एक रेजिडेंट की नियुक्ति की और अजमेर के अंदर एक पॉलिटिकल एजेंट की नियुक्ति की, जिसका मुख्यालय कहाँ रखा गया? पॉलिटिकल एजेंट का मिस्टर पैट्रिक लॉरेंस वगैरह जो थे उस टाइम के, तो इसका मुख्यालय अजमेर में था। और इसका जो शीतकालीन मुख्यालय ग्रीष्मकालीन मुख्यालय जो था ग्रीष्मकालीन, वो ग्रीष्म काल में जो है वो होता था माउंट आबू। तो ग्रीष्म काल में माउंट आबू था, वैसे इसका मुख्यालय था वो कहाँ पे था? अजमेर में था। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। फिर देखिए ये लिखा है 23 जून 1947 को भारत स्वतंत्रता कानून से देशी रियासतों को भारत और पाकिस्तान में मिलाने की छूट दे दी गई। ये 23 जून गलत है, इसमें 3 जून करो आप। 3 जून 1947 को भारत स्वतंत्रता कानून लागू हुआ और उसमें 2 देशी रियासतें थी उनको ये अधिकार दे दिया गया कि चाहे तो वो राजस्थान में भारत में शामिल हो सकती है और चाहे तो वो पाकिस्तान में शामिल होती है। यानी उनको स्वयं के अपने भविष्य का अधिकार दिया गया। फिर 15 अगस्त 1947 को भारत आजाद हुआ और उस समय डूंगरपुर, भरतपुर, जोधपुर और अलवर रियासतों ने किसी के भी साथ नहीं मिलने का निश्चय किया। ये आपको याद रखना है। कौन कौन सी? डूंगरपुर, भरतपुर, जोधपुर और अलवर। ये रियासतें ऐसी थी, हम कई बार पढ़ते हैं कि कौन सी रियासत थी जिसने भारत में मिलने का निश्चय किया, पाकिस्तान में निश्चय किया। तो आपको ध्यान रखना है कि ये जो रियासतें हैं डूंगरपुर, भरतपुर, जोधपुर और अलवर, डूंगरपुर, भरतपुर, जोधपुर और अलवर, इन रियासतों ने किसी भी या ना तो भारत में मिलना चाह रही थी और ना ही ये पाकिस्तान में मिलना चाह रही थी। यानी ये अपना स्वतंत्र अस्तित्व रखना चाह रही थी, ये निश्चय इन्होंने किया। ठीक है। फिर जबकि इधर दूसरी सिचुएशन में अपन देखें तो जैसे उदयपुर, कोटा और बीकानेर रियासतों ने भारत संघ के साथ मिलने का निर्णय किया। उदयपुर, कोटा और बीकानेर, ये जो 3 रियासतें थी उन्होंने शुरू से ही ये निश्चय किया कि वो भारत के साथ मिलेंगी। जबकि इधर की जो ये 4 रियासतें हैं डूंगरपुर, भरतपुर, जोधपुर और अलवर, इन्होंने निश्चय किया कि वो ना तो भारत में मिलेंगी और ना वो पाकिस्तान में मिलेंगी, अपना जो है वो स्वतंत्र अस्तित्व रखेंगे। अब देखिए उसके बाद में क्या हुआ? तत्कालीन केंद्रीय गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल की चतुराई से भारत संघ में मिलाया। राजपूत नरेशों को जो भारत संघ में मिलाने का मुख्य कार्य किया वो किसके द्वारा किया गया? सरदार वल्लभ भाई
पटेल के द्वारा। ये आपको याद रखना है। इनको महत्वपूर्ण क्यों कहा जाता है वो अभी आगे अपन बात करेंगे। तत्कालीन राजपूताना में 19 रियासत और 3 चीफ ठिकाने वाले क्षेत्र विभिन्न चरणों में एकीकृत कर 30 मार्च 1949 को राजस्थान का गठन किया गया और एकीकरण की प्रक्रिया 7 चरणों में पूरी हुई। देखिए कितनी रियासतें थी, 19 रियासतें थी, 3 ठिकाने थे खुद मुख्तियार ठिकाने, जिसको कुशलगढ़, लावा और निमराना। कौन कौन से थे? कुशलगढ़, लावा और निमराना, ये 3 ठिकाने थे। और एक केंद्र शासित प्रदेश था जिसका नाम था अजमेर मेरवाड़ा, केंद्र शासित प्रदेश था जिसका नाम था अजमेर मेरवाड़ा। और इन सबको मिलाकर 7 चरणों में जो है राजस्थान की एकीकरण की प्रक्रिया पूरी, 7 चरणों में राजस्थान बना। 30 मार्च 1949 को राजस्थान निर्माण माना जाता है। हालांकि ये जो है वो 1956 तक चलता रहा, लेकिन 30 मार्च 1949 को माना जाता है। इसलिए हमेशा 30 मार्च को क्या मनाया जाता है? राजस्थान दिवस। 30 मार्च को मनाया जाता है राजस्थान दिवस, क्योंकि 30 मार्च को राजस्थान का नाम जो है वो राजस्थान पड़ा और जयपुर राजस्थान की राजधानी बनी थी। अब देखिए राजस्थान राज्य भौगोलिक आधार पर अलग अलग जो यहाँ के लोग स्थानीय नाम लेते हैं उस आधार पर 9 क्षेत्रों में विभाजित किया जाता है। अब वो 9 क्षेत्रों के नाम आपको याद होने चाहिए। पहला है अजमेरू, हाड़ौती, ढूंढाड़, गोडवाड़, शेखावाटी, मेवाड़, मारवाड़, वागड़ और मेवात। ये है वो भौगोलिक आधार पर 9 उप क्षेत्रों में बांटा जाता है। अजमेरू, हाड़ौती, ढूंढाड़, गोडवाड़, शेखावाटी, मेवाड़, मारवाड़, वागड़ और मेवात। इसके साथ साथ और एक फैक्ट दे रखा है, राजस्थान का राज्य पक्षी कौन सा है? गोडावण। राज्य पशु है चिंकारा और ऊंट। देखिए वाइल्ड लाइफ की श्रेणी में चिंकारा है, जबकि डोमेस्टिक श्रेणी में जो है वो ऊंट को राज्य पशु का दर्जा दिया गया। राज्य वृक्ष जो है वो खेजड़ी है। राज्य पुष्प रोइडा है। राज्य खेल बास्केटबॉल है और राज्य नृत्य है घूमर। साथ ही राज्य गीत है केसरिया बालम और राज्य मिठाई है घेवर। सबसे महत्वपूर्ण चीज हम इसको अवॉइड करते हैं, तो राज्य मिठाई कौन सी है? घेवर। और नृत्य कौन सा है? घूमर। और गीत है केसरिया बालम। ठीक है, तो इस तरह से ये हो गया अपने राजस्थान के कौन कौन से आइडियल जो है वो प्रतीक है, उन प्रतीकों के बारे में हो गया। अब चलते हैं राजस्थान का एकीकरण। अभी राजस्थान के एकीकरण में देखिए राजस्थान का एकीकरण की क्या प्रक्रिया रही। 7 जो चरण है वो हम पढ़ेंगे, उससे पहले एक बार थोड़ा सा फैक्ट देख लेते हैं। सबसे पहली चीज है कि राजस्थान का एकीकरण में कुल 8 वर्ष 7 माह 14 दिन। कितना टाइम लगा? 8 वर्ष 7 माह। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। 8 वर्ष 7 माह 14 दिन या 3144 दिन लगे। अगर सिर्फ दिन में पूछा जाता है तो आपको ये डेटा याद होना चाहिए, 3144 दिन। और वर्ष में पूछा जाता तो 8 वर्ष 7 माह 14 दिन लगे। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के 8वें अनुच्छेद में, ये जो 8वां अनुच्छेद था 3 जून 1947 को भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम लागू हुआ था। इसके 8वें अनुच्छेद में क्या था? इसमें देशी रियासतों को आत्मनिर्णय का अधिकार दिया गया था कि वो चाहे तो पाकिस्तान में रह जाएं, चाहे वो भारत में रह जाएं, और अगर वो चाहे तो स्वतंत्र हो जाएं। उसके बाद में क्या हुआ? 5 जुलाई 1947 को रियासती सचिवालय की स्थापना हुई। भारत सरकार ने इनके एकीकरण के लिए रियासती सचिवालय की स्थापना की 5 जुलाई 1947 को। और इसके अध्यक्ष बनाया गया किसको? सरदार वल्लभ भाई पटेल को। और इसके सचिव बनाए गए वीपी मेनन। आपको ध्यान रखना है रियासती सचिवालय की स्थापना की कब हुई? 5 जुलाई 1947 को। इसके प्रथम अध्यक्ष थे सरदार वल्लभ भाई पटेल और इसके जो सचिव थे वो कौन थे? वीपी मेनन। वीपी मेनन इसके क्या थे? सचिव। और पटेल जो थे वो इसके क्या थे? अध्यक्ष थे। ठीक है, और इन्होंने जो रियासती विभाग था ना, उसने रियासतों के सामने स्वतंत्र रहने के लिए 2 शर्तें रखी। ये शर्तें आपको याद होनी चाहिए। पहली शर्त क्या थी? देखो कि उसकी जनसंख्या 10 लाख से अधिक हो, और दूसरा वार्षिक आय 1 करोड़ से अधिक होनी चाहिए। रियासती विभाग ने कहा कि वो रियासतें स्वतंत्र रह सकती हैं पहली जिसकी जनसंख्या कितनी हो? 10 लाख प्लस हो। और दूसरी शर्त थी कि
कि जिसकी आय जो है वो कितनी हो, 1 करोड़ से अधिक होनी चाहिए। ये 2 शर्तें जो पूरी करेगा वो है, वो स्वतंत्र रह सकता है। और उस समय की अगर अपन बात करें तो पूरे राजस्थान में इन शर्तों को पूरा करने वाली जो रियासतें थी वो केवल कितनी थी, 4 रियासतें थी, जयपुर, जोधपुर, उदयपुर और बीकानेर। यानी रियासती विभाग ने निर्णय लिया था कि जिनकी जनसंख्या, या तो जनसंख्या 10 लाख से ज्यादा हो, और दूसरा उनकी जो इनकम है वो वार्षिक आय वो 1 करोड़ से अधिक हो, वो स्वतंत्र रह सकती है। उसके अलावा छोटी रियासतों को स्वतंत्र रहने का अधिकार नहीं है। और उस समय राजस्थान में इन दोनों शर्तों को पूरा करने वाली रियासतें कितनी थी, तो उनकी संख्या कितनी थी, सिर्फ 4 थी। और वो 4 कौन कौन सी थी, जयपुर, जोधपुर, उदयपुर और बीकानेर। ये फैक्ट अपने को याद रखना है। और स्वतंत्रता प्राप्ति के पूर्व मैंने आपको बताया कि 19 रियासतें और 3 ठिकाने थे। और राजस्थान एकीकरण की जो प्रक्रिया 1948 से शुरू होकर 1956 तक 7 चरणों में ये प्रक्रिया पूरी हुई। 18 मार्च 1948 को सबसे पहले मत्स्य संघ बना और वहीं से राजस्थान निर्माण की प्रक्रिया शुरू हुई, और जो 1 नवंबर 1956 तक कंप्लीट हुई। 7 चरणों में ये पूरा हुआ। नेक्स्ट में अपन चलते हैं। अब देखिए अपन एक एक करके ये जो 7वां चरण है ये हम देखेंगे, ताकि राजस्थान निर्माण को अपन, राजस्थान का जो एकीकरण है उसको अच्छी तरह से पढ़ सकें। सबसे पहले जो स्थापना हुई वो है मत्स्य संघ की स्थापना। सबसे पहले राजस्थान के एकीकरण का जो प्रथम कदम था वो मत्स्य संघ था। इसके अंदर अलवर, भरतपुर, धौलपुर और करौली 4 रियासतें इसमें मिलाई गई थी। और 18 मार्च 1948 को मत्स्य संघ की स्थापना हुई थी। तो एकीकरण की शुरुआत कब मानेंगे अपन, 18 मार्च 1948 को। और प्रथम जो संघ बना था वो कौन सा था, मत्स्य संघ। प्रथम संघ था मत्स्य संघ। अलवर, भरतपुर, धौलपुर और करौली, अलवर, भरतपुर, धौलपुर और करौली, ये जो पूर्वी 4 रियासतें थी इनको इसमें शामिल किया गया था। अब देखिए इसका जो उद्घाटन था वो श्री नरहरि विष्णु गाडगिल, NV गाडगिल लिखा हुआ था, उन्होंने किया था। और इसकी राजधानी बनाई गई थी किसको, अलवर को। और इसके राज प्रमुख बनाए थे महाराजा उदयभान सिंह। ये जो धौलपुर के महाराज थे उदयभान सिंह, इनको राज प्रमुख बनाया गया था। ठीक है। सबसे बड़ी बात आपको जो याद रखनी है कि इसका जो क्षेत्रफल था मत्स्य संघ का करीब 30,000 किलोमीटर था, 30,000 किलोमीटर। और इसकी जो जनसंख्या है वो लगभग 19 लाख, और इसकी सालाना आय 1 करोड़ 83 लाख रुपए थी। ठीक है। और जब इसका निर्माण हुआ तभी ये कहा कि बाद में इसको राजस्थान में मिला लिया जाएगा। तो आपको 2-3 चीजें याद रखनी है। 18 मार्च 1948 को ये बना, 4 रियासतें थी, अलवर, भरतपुर, धौलपुर और करौली को मिला के बना। इसके जो अध्यक्ष थे वो बनाए गए श्री धौलपुर के महाराजा श्री उदयभान सिंह जी। और इसकी जो राजधानी थी वो थी अलवर। और इसके साथ साथ NV गाडगिल ने इसका उद्घाटन किया था। इसका क्षेत्रफल था वो 30,000 किलोमीटर था, जनसंख्या लगभग 19 लाख थी, और सालाना इनकम जो थी वो 1 करोड़ 83 लाख रुपए थी। तो ये हो गया राजस्थान निर्माण का प्रथम चरण। अब राजस्थान निर्माण का दूसरा चरण देखते हैं। दूसरे चरण को नाम दिया गया पूर्व राजस्थान। तो क्या नाम दिया गया, पूर्व राजस्थान। देखिए 25 मार्च 1948 को ये बना, और इसके अंदर कोटा, बूंदी, झालावाड़, टोंक, किशनगढ़, प्रतापगढ़, डूंगरपुर, बांसवाड़ा और शाहपुरा रियासतों को मिलाकर राजस्थान का निर्माण किया गया। 9 रियासतें थी इसमें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, है ना। और एक ठिकाना इसमें शामिल था, उस ठिकाने का नाम था कुशलगढ़। नौ रियासतें और एक ठिकाना है, टोटल 10 को मिलाकर पूर्व राजस्थान बना, और 25 मार्च 1948 को बन गया। अब इसकी जो राजधानी थी वो किसको रखा गया, कोटा का। सबसे बड़ी बात है, पूर्व राजस्थान संघ 25 मार्च 1948 को बना, उसकी राजधानी कौन सी थी, कोटा थी। और इसके जो अध्यक्ष थे वो महाराज भीम सिंह, जो कोटा के महाराज थे, उनको बनाया गया। और वही उद्घाटन नरहरि विष्णु गाडगिल यानी NV गाडगिल ने इसका उद्घाटन किया। अब देखिए यहाँ क्या हुआ कि बूंदी के शासक थे महाराज बहादुर सिंह। ठीक है। उन्होंने क्या किया कि ये जो है वो भीम सिंह जिनको अध्यक्ष बनाया गया था, इनके अंडर में नहीं रहना चाहते थे, क्योंकि ये इनके छोटे भाई थे। तो बहादुर सिंह नहीं चाहते थे कि वो अपने छोटे भाई के अधीन रहे, कि उनके छोटे भाई अध्यक्ष रहे और वो जो है वो उनके अधीन रहे। तो उन्होंने
उदयपुर के महाराणा को राजस्थान में मिलने के लिए राजी कर लिया और उन्हें राज प्रमुख बनाए जाने का वचन दे दिया। उन्होंने कहा कि भीम सिंह की जगह राज प्रमुख उदयपुर के महाराणा को बनाया जाएगा। और इस तरह क्या हुआ कि जो बहादुर सिंह है बूंदी के महाराजा, वो भीम सिंह के अधीन रहने से बच जाएंगे। और इसी कारण से राजस्थान में तीसरा चरण शुरू हुआ और उस तीसरे चरण को नाम दिया गया संयुक्त राजस्थान। 18 अप्रैल 1948 को संयुक्त राजस्थान का नाम दिया गया। और इसमें क्या हुआ, जो पूर्व राजस्थान आपने बनाया ऊपर 25 अप्रैल को पूर्व राजस्थान बना, उसके अंदर एक रियासत को मिलाया गया और वो रियासत कौन सी थी, वो थी मेवाड़। पूर्व राजस्थान में किसको मिलाया गया, मेवाड़, यानी उदयपुर को पूर्व राजस्थान में मिलाया गया। उदयपुर रियासत को मिलाकर 18 अप्रैल 1948 को नया संघ बना और उसको नाम दिया गया संयुक्त राजस्थान। अब देखिए जैसे ही संयुक्त राजस्थान बना, इसकी राजधानी बनाई गई किसकी, उदयपुर को। और इसके जो अध्यक्ष थे महाराणा भूपाल सिंह को बनाया जो राज प्रमुख, और कोटा के महाराणा भीम सिंह को उपराज प्रमुख बना। क्योंकि एक महीने पहले ही हुआ था ना, तो भीम सिंह को उपराज प्रमुख बना गया और ये जो भूपाल सिंह थे महाराणा उदयपुर, उनको राज प्रमुख बना दिया गया। माणिक्यलाल वर्मा को के नेतृत्व में वहाँ प्रधानमंत्रिमंडल का गठन किया गया। तो माणिक्यलाल वर्मा को क्या बनाया गया, वहाँ पे प्रधानमंत्री बनाया गया। ये याद रखना है आपको। संयुक्त राजस्थान के प्रधानमंत्री किसको बनाया गया था, माणिक्यलाल वर्मा को, क्योंकि उनके नेतृत्व में वहाँ मंत्रिमंडल का गठन हुआ है ना। 18 अप्रैल 1948 को इसका उद्घाटन, और इसका उद्घाटन पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया। राजस्थान के एकीकरण के जो प्रथम 2 चरण थे उनका उद्घाटन किया था NV गाडगिल ने, लेकिन जो तीसरा चरण है उसका उद्घाटन किसने किया, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। तो आपको ये चीज याद रखनी है। तीसरा चरण संयुक्त राजस्थान था, जिसमें पूर्व राजस्थान में मेवाड़ रियासत को मिलाया गया, यानी उदयपुर को मिलाया गया, और उदयपुर को मिलाकर 18 अप्रैल 1948 को संयुक्त राजस्थान का निर्माण किया गया। इसके राज प्रमुख बनाए गए महाराणा भूपाल सिंह जो उदयपुर के थे, राजधानी उदयपुर बनी, और जो महाराणा भीम सिंह थे कोटा वाले, उनको उपराज प्रमुख बनाया गया। माणिक्यलाल वर्मा को प्रधानमंत्री बनाया गया। इनके नेतृत्व में मंत्रिमंडल का गठन हुआ और पंडित जवाहरलाल नेहरू जो भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे, उन्होंने इसका उद्घाटन किया। तो इस तरह से राजस्थान के एकीकरण के 3 चरण पूरे हुए। अब देखिए आगे चतुर्थ चरण, राजस्थान एकीकरण की प्रक्रिया के चौथे चरण में 14 जनवरी 1949 को उदयपुर में सरदार वल्लभ भाई पटेल ने जयपुर, बीकानेर, जोधपुर, लावा और जैसलमेर रियासतों को वृद्ध राजस्थान में सैद्धांतिक रूप से सम्मिलित होने की घोषणा की। लेकिन जनवरी में उदयपुर में कई बार ये चीज पूछ ली जाती है कि ये आपको याद रखना है। और इसमें याद रखने वाली चीज ये है कि राजस्थान के एकीकरण का जो चौथा चरण था, जिसमें जयपुर, बीकानेर, जैसलमेर, लावा ये रियासतें शामिल हुई थी, बड़ी रियासतें शामिल हुई थी, उसकी घोषणा कहाँ की गई थी, तो उसकी घोषणा कहाँ पे हुई थी, 14 जनवरी 1949 को। 14 जनवरी 1949 को उदयपुर में इसकी घोषणा की गई थी, किसके द्वारा, वल्लभ भाई पटेल के द्वारा। और विधिवत रूप से 30 मार्च 1949 को जयपुर में एक समारोह आयोजित करके इन रियासतों को, कौन कौन सी, जयपुर, इन रियासतों का नाम आपको याद रखना है, जयपुर, ये 4 बड़ी रियासतें, जयपुर, जोधपुर, बीकानेर और जैसलमेर, 4 बड़ी रियासतें थी, जयपुर, जोधपुर, बीकानेर और जैसलमेर। और इनके साथ साथ एक ठिकाना था लावा, इसको भी इसमें शामिल किया गया था। इन 4 का मिलाया गया था और इन 4 को मिलाने की जो घोषणा की गई थी वो कहाँ की गई थी, ये उदयपुर में की गई थी, यहाँ पे 14 जनवरी को। ठीक है, तो ये याद रखना, सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा 30 मार्च 1949 को जयपुर में एक समारोह आयोजित करके इसका विधिवत रूप से जो है वो एकीकरण कर दिया गया। और जो नया संगठन बना उसको नाम दिया गया वृत्त राजस्थान। देखिए पहले पूर्व राजस्थान था, फिर संयुक्त राजस्थान और चौथा हुआ वृत्त राजस्थान। इसकी राजधानी किसको बनाया गया, जयपुर को बनाया गया। उदयपुर के महाराणा भूपाल सिंह को महाराज प्रमुख, देखिए उदयपुर के महाराणा को महाराज प्रमुख बनाया गया और इसमें जयपुर के महाराजा मान सिंह को राज प्रमुख और कोटा के महाराजा भीम सिंह को उपराज प्रमुख। जैसे भीम सिंह तो पहले से उपराज प्रमुख थे ही, अब जयपुर वालों को राज प्रमुख बना दिया गया, तो उदयपुर वालों को जो है महाराज प्रमुख बना दिया गया।
और राजधानी किसको बना दिया गया, जयपुर को बना दिया गया। तो इसलिए 30 मार्च 1949 को जो है जयपुर राजस्थान की राजधानी बना, इसलिए 30 मार्च 1949 को 30 मार्च को प्रति वर्ष क्या मनाते हैं, राजस्थान दिवस मनाते हैं। ठीक है, अब उसके बाद में देखिए पांचवा चरण जो है संयुक्त विशाल राजस्थान या संयुक्त वृहत राजस्थान बोलते हैं। 15 मई 1949 को मत्स्य संघ का विशाल राजस्थान में विलय कर और निमराना को भी इसमें शामिल किया गया। देखो सबसे महत्वपूर्ण फैक्ट आपको यहाँ ये याद रखना है, दो चीजें यहाँ पे है कि जो वृहत राजस्थान बना हुआ था उस वृहत राजस्थान में किसको मिला दिया गया, मत्स्य संघ को मिला दिया गया। कब मिलाया, 15 मई 1949 को। इसके साथ साथ एक जो ठिकाना था निमराना, उसको भी राजस्थान में मिला दिया और इस तरह से संयुक्त वृहत राजस्थान का निर्माण हो गया। ठीक है, फिर है वर्तमान राजस्थान एकीकरण की प्रक्रिया चल रही थी तब सिरोही, देखिए इसमें सिरोही में समस्या आ रही थी कि सिरोही के जो शासक थे वो नाबालिग थे और इसलिए सिरोही रियासत का जो कामकाज था वो दोवागढ़ जो वर्तमान में गुजरात में है, वहां की महारानी की अध्यक्षता में एक एजेंसी काउंसिल देख रही थी। दोवागढ़ की महारानी की अध्यक्षता में एक एजेंसी काउंसिल बनाई गई थी, वो जो है वो वहां का काम देख रही थी। और जब सत्ता हस्तांतरण की बात आई तो उन्होंने आबू और देलवाड़ा के जो हिस्सा था वो गुजरात में मिला दिया गया। आबू और देलवाड़ा तहसील का बंबई में और शेष रियासत 26 जनवरी 1950 को संयुक्त विशाल राजस्थान में, मतलब बाकी तो सिरोही जो था उसको राजस्थान में मिला दिया गया, लेकिन आबू और देलवाड़ा का जो क्षेत्र था उसको किस में मिला दिया गया, बंबई प्रांत में मिला दिया गया। अभी जिसको अपन गुजरात बोलते हैं, फिर गुजरात और महाराष्ट्र दो बन गए बंबई से, तो उसमें मिला दिया गया। वो क्यों, क्योंकि वहां पे किसका शासन था, दोवागढ़ की महारानी की अध्यक्षता में रेजेंसी काउंसिल जो थी वो देख रही थी, क्योंकि वहां के महाराज जो थे वो नाबालिग थे। और अगला है सातवां चरण। सातवें चरण में देखो क्या है, सातवें चरण की क्या प्रक्रिया है। सप्तम चरण में अपन देखेंगे, ये अंतिम चरण था राज्य पुनर्गठन आयोग की। 1955 में राज्य पुनर्गठन आयोग गठित हुआ था फजल अली की अध्यक्षता में, है ना। 1955 में राज्य पुनर्गठन आयोग 1955 के कारण 1 नवंबर 1956 को राज्य का पुनर्गठन अधिनियम लागू हुआ और उसमें क्या हुआ कि अजमेर मेरवाड़ा आबू तहसील को राजस्थान में, जो पहले चरण में जस्ट पिछले चरण में उसको बंबई को दे दिया था ना, इसको वापस किस में शामिल कर लिया गया, राजस्थान में शामिल कर लिया गया। और मध्य प्रदेश में शामिल हो चुके सुनील टप्पा क्षेत्र को राजस्थान के झालावाड़ जिले में मिलाया गया और झालावाड़ का सिरोंज मध्य प्रदेश में दे दिया गया। देखो 3 चेंजिंग इसमें किए गए। पहला चेंज क्या किया गया कि अजमेर मेरवाड़ा और आबू तहसील जो था, जो गुजरात में शामिल था, जो बंबई में शामिल था, उसको तो किस में शामिल कर दिया गया, राजस्थान में। इसके अलावा मध्य प्रदेश में एक जो कोटा का क्षेत्र था सुनील टप्पा, ठीक है, उसको किस में मिला दिया गया, झालावाड़ में मिलाया गया, मध्य प्रदेश से वापस लेके। और झालावाड़ का सिरोंज जो था ना वो मध्य प्रदेश में शामिल किया गया। इसी तरह से 2 क्षेत्रों को राजस्थान में इन किया गया और एक को क्या किया गया, आउट यानी बाहर किया गया। तो ये था अपना राजस्थान का एकीकरण। और इसी तरह से 1 नवंबर 1956, यदि पूछा जाए कि वर्तमान स्वरूप में कब आया, तो 1 नवंबर 1956 को राजस्थान वर्तमान स्वरूप में आया। और इसके साथ साथ राजस्थान में जो राज प्रमुख वाली प्रथा थी वो समाप्त कर दी गई और राज्यपाल जो है वो चुने गए। और पहले राज्यपाल थे सरदार गुरुमुख निहाल सिंह। ठीक है, अगला है खेत खलियान और खुशहाल किसान। किसान से संबंधित जो है वो स्कीम्स इसमें है। देखिए सरकार ने जो बजट 2022-23 जारी किया है, इसमें अलग से सरकार ने कृषि बजट जारी किया है। कृषि बजट जो है वो क्या किया है, अलग से जारी किया है। और इस कृषि बजट में सरकार ने ये 11 मिशन शुरू किए हैं। किसानों की समृद्धि के लिए अलग अलग प्रकार के 11 मिशन उन्होंने शुरू किए हैं। हम यहाँ पे उनके सिर्फ नाम पढ़ेंगे कि वो 11 मिशन कौन कौन से। यदि आपको इनका डिटेल में देखना है तो हमने अलग से कृषि बजट का जो वीडियो है वो अपने इस पे अपलोड कर रखा है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहाँ से आप जो है वो इसको देख सकते हैं, जिसमें पूरे कृषि बजट को डिस्कस किया गया है। ठीक है, तो अभी अपन यहाँ नाम पढ़ेंगे कि कौन कौन से हैं। 11 मिशन है, टोटल 11 मिशन सरकार के द्वारा लाए गए। पहला है राजस्थान सूक्ष्म सिंचाई
मिशन। फिर है राजस्थान जैविक खेती मिशन, जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए ये मिशन लाया गया है। फिर है राजस्थान बीज उत्पादन एवं वितरण मिशन, किसान को बीज उत्पादन में सक्षम बनाने के लिए बीज उत्पादन और वितरण मिशन शुरू किया गया है। फिर है राजस्थान मिलेट्स प्रोत्साहन मिशन, जैसे बाजरा वगैरह जो फसलें, मिलेट्स की जो फसलें हैं उनको प्रमोट करने के लिए मिशन शुरू किया गया है। इसके अलावा राजस्थान संरक्षित खेती मिशन, राजस्थान प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन मिशन, खेती की सुरक्षा करने के लिए जैसे तारबंदी वगैरह से संबंधित योजना इसके अंदर आती है, ये शुरू किया गया है। इसके अलावा छठा है राजस्थान उद्यानिकी विकास मिशन, यानी हॉर्टिकल्चर डेवलपमेंट के लिए भी ये स्कीम जो है ये एक मिशन शुरू किया गया है, जिसमें किसान जो है वो हॉर्टिकल्चर डेवलपमेंट के कार्य अपने खेत में कर सकता है। इसके अलावा देखिए अपन आगे देखते हैं तो राजस्थान फसल सुरक्षा मिशन, राजस्थान क्रॉप प्रोटेक्शन मिशन, ये जो फसल सुरक्षा मिशन है इसके तहत तारबंदी योजना लाई गई है। तारबंदी योजना लाई गई है कि खेत में तारबंदी करके, जैसे नील गाय वगैरह हैं तो नील गायों से अपने खेत की इसकी रक्षा करने के लिए, जंगली जानवरों से खेत की रक्षा करने के लिए राजस्थान फसल सुरक्षा मिशन लाया गया है। उसके बाद है राजस्थान भूमि उर्वरता मिशन, भूमि को उपजाऊ बनाए रखने के लिए अलग से योजना लाई गई है। इसके साथ साथ राजस्थान कृषि श्रमिक संबल, जो कृषि देखिए कृषि में जो श्रमिक काम करते हैं उनको संबल प्रदान करने के लिए भी सरकार ने जो है वो अपने बजट में अलग से घोषणा की है। फिर है राजस्थान कृषि तकनीकी मिशन, कृषि के अंदर तकनीकी इनोवेशन को शामिल करने के लिए सरकार के द्वारा जो है ये मिशन लाया गया है, कृषि के अंदर तकनीकी को शामिल करने के लिए। और फिर है राजस्थान खाद्य प्रसंस्करण मिशन, फसल उत्पादन होने के बाद उसको प्रोसेसिंग करके, फूड प्रोसेसिंग करके उसको जो है वो ऊंचे दामों पे किसान को मिले, इसके लिए ये मिशन लाया गया। तो टोटल इस तरह के कुल 11 मिशन लाए गए हैं। आप इन 11 मिशन को यदि आप डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो हमारे कृषि बजट में देखें, जिसका लिंक जो है आपको इस डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। फिर देखिए अगली किसानों से संबंधित योजना ही है और उसका नाम है ई नेम, ई नाम योजना, दाम भी इनाम भी है ना। ई नाम का मतलब है नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट, ये ऑनलाइन जो है वो किसानों के लिए अपनी सामग्री बेचने का एक पोर्टल है ई नेम, नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट, उसके बारे में अपन पढ़ेंगे। देखिए क्या है ई नेम। सबसे पहले छोटी सी चीज देखिए, राजस्थान राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा है और देश, ये तो सारी छोटी छोटी चीजें, इसको अपन को कुछ नहीं देखना, आपको मेन चीज ये देखनी है आर्थिक समीक्षा 2021-22 के अनुसार। आर्थिक समीक्षा 2021-22 में देखो क्या चीज दे रखी है जो अपने को याद नहीं है। राजस्थान देश में 78.62% गंवार के कितने का 78.62%, 46.28% सरसों, 45.56% बाजरा और 23.44% चना, 19.42% दालों का उत्पादन कर रहा है। देखिए 21-22 में ये कहा गया है कि राजस्थान गंवार का कितना कर रहा है 78.62% उत्पादन कर रहा है। सरसों जो भारत की होती है उसका 46.28% राजस्थान कर रहा है। इसके अलावा बाजरे का 45.56% और चने का 23.44% और जो दालें हैं उन दालों का कर रहा है कितना 19.42%। तो इस तरह से ये जो सारी चीजें उनमें राजस्थान के क्या है लगभग प्रथम है, लगभग हर चीज में के उत्पादन में प्रथम स्थान रखता है। ठीक है, उसके बाद में देखिए भूमि की जो भूमि उपयोग को इकोनॉमिक सर्वे 21-22 में बताया गया है। उसको देखते हैं कि कुल क्षेत्रफल है 342.68 लाख हेक्टेयर। राजस्थान का जो कुल भौगोलिक क्षेत्र है वो 342.68 लाख हेक्टेयर है। उसमें से सबसे ज्यादा है शुद्ध बोया गया क्षेत्र जो लगभग 52.58% है। लगभग 52.58% क्षेत्रफल जो है वो शुद्ध बोया गया है, 180.32 लाख हेक्टेयर आता है। खाद्यान्न का कुल उत्पादन 225.20 लाख टन अनुमानित है। और जो इकोनॉमिक सर्वे में जो खाद्यान्न उत्पादन, जब अपन इकोनॉमिक सर्वे को डिटेल से पढ़ेंगे तो इस चीज को देखेंगे कि प्रोडक्शन जो है वो 225.20 लाख टन हुआ है। आर्थिक समीक्षा 21-22 के अनुसार
जो राज्य की जो जीएसडीपी है उसमें कृषि का योगदान है 30.23%। यानी जो राजस्थान है उसका 52.58% जो क्षेत्र है उस वो है कृषि योग्य, उसी पे वो बोया गया, शुद्ध बोया गया क्षेत्र है। ठीक है। और जो वर्ष 2021-22 की जो इकोनॉमिक सर्वे है उसके अनुसार 225.20 लाख टन 225.20 लाख टन खाद्यान्न का उत्पादन अनुमानित है कि 225.20 लाख टन खाद्यान्न जो है अनुमानित होगा, उत्पादन होगा। ठीक है, अब आगे चलते हैं। अगला है देखिए राजस्थान कृषि उपज विपणन अधिनियम। 1961 में ये अधिनियम जो है वो पारित किया गया और 1964 में इसको लागू किया गया। सबसे बड़ी बात आपको ये ध्यान रखिए कि ये जो कृषि उपज विपणन अधिनियम यानी इसको वितरित करने के लिए, बेचने के लिए जो अधिनियम लागू किया गया 1961 में लागू किया गया, लेकिन पारित किया गया, लेकिन इसको जो लागू किया गया वो कब किया गया? 1964 में किया गया। अब इसका क्या काम है? यह अधिनियम जो है वो मंडियों का नियमन, नियंत्रण और किसानों के हितों की रक्षा करता है। किसानों को उनकी उपज का उचित और प्रतिस्पर्धात्मक मूल्य दिलाना, कृषकों की कृषि उपज के विपणन में अवैध कटौतियों से मुक्ति दिलाना, मंडी प्रांगण में कृषकों को विपणन सुविधाएं उपलब्ध करवाना और कृषि विपणन के ढांचे को सुदृढ़ करना, ये मुख्य काम है। ये जो एक्ट पारित किया गया इसका मेन काम ये था कि जो किसान है उसको उसकी उपज का प्रतिस्पर्धात्मक मूल्य मिल सके, उसे अवैध प्रकार की जो विपणन में जो कटौतियां होती है उनसे उसकी सुरक्षा हो सके और मंडी प्रांगण में कृषकों को विपणन की सुविधाएं उपलब्ध करवाई जा सके और कृषि विपणन के ढांचे को सुदृढ़ किया जा सके। इन सबको ध्यान में रखते हुए 1961 में राजस्थान कृषि उपज विपणन अधिनियम लागू किया गया, पारित किया गया, जो 1964 में लागू हुआ। ठीक है, अब उसके बाद में आगे देखते हैं। देखो अब ये जो एक्ट पारित हुआ उसके तहत एक अधिनियम जो है वो बना हुआ है नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट, ई नेम, अपन जिसको जो अपना मुख्य फैक्ट था। अब सबसे पहले इसकी शुरुआत 14 अप्रैल 2016 को हुई और ये नेशनल है, ये ध्यान रखना, ये राष्ट्रीय केंद्र स्तर का है। एग्रीकल्चर मार्केट जो है ये कौन से स्तर का है? केंद्र स्तर का है, राज्य स्तर का नहीं है, हालांकि राज्य में भी लागू है। सबसे पहले राजस्थान में जो है इसको कितनी मंडियों में लागू किया गया? 25 मंडियों में इसको लागू किया गया और राजस्थान की प्रथम मंडी जिसमें इसको लागू किया था 14 अप्रैल 2016 को वो थी रामगंज मंडी। रामगंज मंडी जो है कोटा, उसके अंदर सबसे पहले लागू किया गया था। अभी ये अखिल भारतीय पोर्टल है और अभी 144 मंडियों को इससे जोड़ा जा चुका है। राजस्थान में इसका प्रारंभ रामगंज मंडी कोटा में हुआ था और वर्तमान में सबसे महत्वपूर्ण ध्यान रखने वाली 90 कृषि जिन्सों पर इसमें व्यापार किया जाता है। तो ये ऑनलाइन पोर्टल है जिस पोर्टल के माध्यम से किसानों को ऑनलाइन जो है वो अपना उत्पादन, अपनी उपज को ऑनलाइन बेचने का यानी उनको ऑनलाइन करके वो अपनी उपज को बेच सकते हैं। ठीक है, तो 14 अप्रैल 2016 को लागू हुआ। राजस्थान में सबसे पहले जहाँ लागू हुआ वो थी रामगंज मंडी कोटा में और अभी वर्तमान में 144 मंडियों में ये लागू है और 90 कृषि जिन्स जो है वो इनमें ये व्यापार वर्तमान में किया जा रहा है। अब देखिए इसके अंतर्गत क्या क्या होगा। ये जो ऐप है, ये जो पोर्टल है, इसमें ऑनलाइन गेट एंट्री, इसके अलावा आधुनिक तौलने की मशीन, ऑनलाइन परख प्रयोगशाला, उत्पाद की सफाई और ग्रेडिंग, स्वचालित मशीन, ऑनलाइन नीलामी, किसान के खाते में तुरंत ई भुगतान और इसके साथ साथ इनामी कूपन, ये सारे के सारे जो काम हैं वो इस ऐप के माध्यम से होते हैं। जैसे ऑनलाइन एंट्री के लिए भी ऑनलाइन हो जाता है, तुलाने के लिए भी उसके लिए ऑनलाइन टाइम जो है वो कर दिया जाता है। इसके साथ स्वचालित मशीन के द्वारा उसकी ग्रेडिंग होती है। तो इसमें मतलब मानव जो व्यक्तिगत इंटरफेस है वो बिल्कुल जीरो है और इसके साथ साथ उसका जो भुगतान है वो भी उसके खाते के द्वारा ई भुगतान जो है उसमें कर दिया जाता है। और एक परख प्रयोगशाला इसके तहत बनाई गई है, परख प्रयोगशाला। ये जो परख प्रयोगशाला है ये क्या करती है? इस परख प्रयोगशाला से किसान की जो फसल है उसकी जो गुणवत्ता है उसका निर्धारण किया जाता है, गुणवत्ता निर्धारण का कार्य करती है और गुणवत्ता निर्धारण के कारण
उसका जो रियल टाइम भाव है वो ऑनलाइन किसान को प्राप्त हो जाता है, यानी मनुष्य का जो मानव इंटरफेस है वो जीरो है इसमें। अब देखिए परख को थोड़ा डिस्कस करते हैं। ये परख अभी अपन ऊपर पढ़ा है कि परख क्या है। किसानों परख जो है वो किसानों की उपज के लिए है। हाँ, तो परख जो है ना वो किसानों की उपज को उचित मूल्य दिलाने हेतु ई-नेम जो नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट है उसके तहत स्थापित है कि प्रयोगशाला। ये पूछा जा सकता है कि परख क्या है, तो ई-नेम के तहत स्थापित एक प्रयोगशाला है जो किसानों को उचित मूल्य दिलाने के लिए कार्य करती है। इसमें क्या करता है कि मशीनों द्वारा सेंसिंग किया जाता है। उनकी जो फसल की जो गुणवत्ता है उस गुणवत्ता का निर्धारण किसके द्वारा किया जाता है? मशीनों के द्वारा गुणवत्ता निर्धारण किया जाता है। अब देखिए मशीनों द्वारा गुणवत्ता निर्धारण करेंगे तो उसका फायदा क्या होगा? उसका फायदा यह होगा कि उसमें भेदभाव की जो आकांक्षा है, संभावना है, वो शून्य हो जाएगी। तो मशीनों द्वारा उसमें सेंसिंग किया जाता है। ई-नेम पर किसान अपनी फसल राज्य और देश के किसी भी हिस्से में बेच सकता है। सबसे बड़ी बात ये, जो नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट है उसमें जो किसान है वो अपनी फसल को चाहे वो किसी भी राज्य में और देश के किसी भी कोने में वो उसको बेच सकता है। और सबसे बड़ी बात, उपज का जो भुगतान है वो सीधे उसके खाते में जमा होता है, तो उसमें भी हेर फेर की गुंजाइश नहीं होती। अब वो सीधा कैसे बेच सकता है? किसान अपने उत्पाद को किसान रथ ऐप पर बुक करवाकर किसी भी राज्य में बेच सकता है। मतलब किसी भी राज्य में यदि उसे बेचना है तो एक किसान रथ नामक ऐप आता है, ई-नेम का एक ऐप है किसान रथ, इसको याद रखना है अपने को। इस पे आप वो बुक करवा सकता है ना, और जहां उसको भेजना है वहां वो अपनी सामग्री को भेज सकता है। तो परख के द्वारा उसे उच्च गुणवत्ता प्राप्त हो जाती है, अच्छी गुणवत्ता का निर्धारण हो जाता है। और ये जो सर्टिफिकेट होता है गुणवत्ता निर्धारण का, ये पूरे देश में चलता है। और उसको जिस राज्य में, जिस देश के जिस कोने में, अपने देश के जिस किसी कोने में बेचना है वो अपना सामान किसान रथ ऐप से भेज सकता है और उसके खाते में सीधे भुगतान प्राप्त होने से जो है वो बिल्कुल गुंजाइश ही नहीं रहती कि उसके साथ किसी प्रकार का धोखा हो जाएगा। तो ये एक बड़ा क्रांतिकारी कदम जो है वो ये है। अब अगला है देखो, मंडी द्वारा फसल बेचने वाले किसान को राज्य सरकार द्वारा, अब एक जैसे किसान एक तो खेती का सामग्री बेच रहा है, अच्छी फसल मिल रही है, एक उसको कृषक उपहार योजना भी इसमें है कि अगर कोई किसान इससे बेचता है तो उसको उपहार भी दिया जाता है। तो एक कृषक उपहार योजना है वो इसके तहत प्रदान की जाती है। क्या है? कृषक उपहार योजना के तहत प्रति 10,000 की बिक्री, अगर किसान 10,000 रुपए तक का सामान बेचता है, 10,000 से या 10,000 से ज्यादा, तो प्रति 10,000 पर इसको एक इनामी कूपन दिया जाता है। खाते में भुगतान पाने वाले किसान को प्रति 10,000 पर एक इनामी कूपन दिया जाता है। ठीक है, ये जो कूपन है वो मंडी और संभाग स्तर पर 6 माह में और राज्य स्तर पर प्रति वर्ष लॉटरी निकाली। ये जो कूपन बांटे जाते हैं कि मंडी और संभाग पे तो 6 महीने में, और स्टेट लेवल पे, राज्य स्तर पे इसकी जो है वो 1 वर्ष में क्या निकाली जाती है? लॉटरी निकाली जाती है। और उसमें जो क्या होता है देखो, मंडी स्तर पर 50,000 रुपए के 3 पुरस्कार दिए जाते हैं और संभाग स्तर पर 1 लाख के 3 पुरस्कार दिए जाते हैं और राज्य स्तर पर कुल 5 लाख के 3 पुरस्कार दिए जाते हैं। आपको ध्यान रखना है, मंडी स्तर पे तो 6 माह में मंडी और संभाग, और राज्य स्तर पे 1 साल में लॉटरी निकालते हैं। मंडी स्तर पे क्या है, कितने? 50,000, संभाग स्तर पे 1 लाख और राज्य स्तर पे 5 लाख। ये जो है उपहार दिए जाते हैं और 3 उपहार इसके तहत दिए जाते हैं। कितने उपहार दिए जाते हैं? 3 उपहार इसके तहत दिए जाते हैं। तो ई-नेम के साथ साथ एक कृषक उपहार योजना भी उसमें जुड़ी हुई है, जिससे किसान को उसका फायदा तो मिलता है, इसके साथ उसको उपहार भी प्राप्त होता है। अब आगे चलते हैं। अब देखिए महिला सशक्तिकरण से संबंधित एक स्कीम है यहाँ पे अपने जयपुर जिले में, महिला सशक्तिकरण के लिए अभिनव पहल। अभिनव पहल क्या है? चुप्पी तोड़ो सयानी बनो। अब इसमें अपन सीधी बात कर लेते हैं। देखिए क्या है इसमें क्या है कि सबसे पहले बात तो ये जयपुर की है, और जयपुर के जो जिला कलेक्टर हैं राजन विशाल, इन्होंने इस स्कीम को शुरू किया है। 19 नवंबर 2021 को एक स्कीम शुरू हुई थी और उस स्कीम का नाम था उड़ान योजना। ठीक है, उस उड़ान योजना के तहत स्वच्छता
माहवारी और स्वच्छता प्रबंधन तथा गुड एंड बैड टच जैसे संवेदनशील मुद्दों पर महिलाओं और बालिकाओं को जागरूक किया जा रहा है। इस योजना के तहत क्या था, इसमें ये था स्वच्छता, माहवारी और स्वच्छता प्रबंधन था। इन्होंने क्या किया कि इसमें 2-3 चीजें और जोड़ दी, गुड टच और बैड टच की जानकारी और स्वच्छता प्रबंधन। इन दोनों विषयों पर महिलाओं को जागरूक करने के लिए चुप्पी तोड़ो सयानी बनो अभियान जो है वो जयपुर के जिला कलेक्टर श्रीमान राजन विशाल द्वारा जो है प्रारंभ किया गया। अब देखिए इसमें क्या है, इसमें गुड टच बैड टच जैसे संवेदनशील विषय पर जागरूकता की पहल की गई है। और ये उड़ान योजना और स्वच्छ भारत मिशन, 2 स्कीम है, उड़ान योजना और स्वच्छ भारत मिशन, दोनों को कंक्लूड करके दोनों को मिलाकर जो है इस स्कीम के तहत काम किया जा रहा है। अब इसमें होगा क्या वो हम देखते हैं। इसमें क्या होगा कि 2300 अध्यापिकाओं को जो है इसमें प्रशिक्षण दिया जाएगा। किस चीज का, स्वच्छता का और माहवारी प्रबंधन का। और इसके साथ साथ गुड टच और बैड टच, इन 3 चीजों का, गुड टच एंड बैड टच, इन 3 चीजों का इनको प्रशिक्षण दिया जाएगा। ठीक है, 2300 अध्यापिकाओं को इसके लिए ट्रेंड किया जाएगा, 2300 अध्यापिकाओं को। और जब ये 2300 ट्रेंड हो जाएंगी उसके बाद में ये जो अध्यापिकाएं हैं ये दूसरे चरण के अंदर अपने विद्यालय में माहवारी, स्वच्छता प्रबंधन और गुड टच बैड टच जैसे संवेदनशील विषयों पर अपने जो छात्राएं हैं उनको जिस चीज की जानकारी देंगे। और उसके बाद में कक्षा 9वीं से 12वीं तक की चयनित छात्रा को हाइजीन एम्बेसडर बनाया जाएगा। अब ये अध्यापिकाएं पहले तो बच्चियों को ट्रेंड करेंगी और फिर 9 से 12वीं तक की जो छात्राएं हैं उनको हाइजीन एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किया जाएगा, हाइजीन एम्बेसडर बना दिया जाएगा। और इस तरह से ये जो है वो सैनिटरी नैपकिन की निःशुल्क उपलब्धता की जानकारी भी इसके तहत दी जाएगी। तो ये था जयपुर जिला परिषद का या जयपुर कलेक्ट्रेट का, जयपुर कलेक्टर साहब का चुप्पी तोड़ो सयानी बनो अभियान। देखिए इसके तहत ये इन्होंने जो एक फोटो दिया हुआ है। अब अगला है अपना मधुसकी झालावाड़ी शहर। मधुसकी झालावाड़ी शहर में क्या है कि ये SSG सेल्फ हेल्प ग्रुप के माध्यम से जो महिलाएं हैं वो शहद बना रही हैं और इससे उनकी आय बढ़ी है। अंतिम है अपना मूसी महारानी की छतरी। मूसी महारानी की छतरी, सबसे बड़ी बात ये कहाँ पे है, अलवर में है। निर्माण इसका जो है ये सबसे दूसरी चीज 80 खंभों की छतरी भी कहते हैं इसको, क्योंकि इसमें 80 खंभे हैं। और इसका जो निर्माण था वो किसने करवाया था, विनय सिंह जी ने करवाया था। बख्तावर सिंह जी और उनकी रानी मूसी की याद में विनय सिंह जी के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण ऐतिहासिक इमारत मूसी महारानी की छतरी जो कहाँ पे है, अलवर में। और एक आती है 84 खंभों की छतरी, ये 80 खंभों की है। और एक आती है 84 खंभों की, वो है बूंदी में। 84 खंभों की जो छतरी है वो कहाँ पे है, बूंदी में है। यह है 80 खंभों की छतरी। देखते हैं आगे इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी। राजस्थान के सिंह द्वार अलवर में सिटी प्लेस के ठीक पीछे अरावली की तलहटी में सागर नामक जलाशय है। और उस जलाशय में 80 खंभों पर मूसी महारानी की छतरी बनी हुई है। इसका निर्माण 1815 में 1815 से 1841 के बीच में महाराजा विनय सिंह जी ने करवाया था और महाराजा बख्तावर सिंह और उनकी रानी मूसी की स्मृति में करवाया था। किसने करवाया, निर्माण किसने कराया, विनय सिंह ने। और बख्तावर सिंह जो सबसे प्रसिद्ध महाराजा थे अलवर के, और मूसी महारानी उनकी, दोनों की स्मृति में कराया, इसलिए इसको क्या कहते हैं, मूसी महारानी की छतरी कहते हैं। ठीक है, सबसे बड़ी बात ये जो छतरी है करौली के बलुआ पत्थर, लाल पत्थर से बनी हुई है। सबसे आपको ध्यान रखना इसमें संगमरमर नहीं है, जबकि करौली का रेड स्टोन इसमें लगा हुआ है। 89 वर्ग मीटर धरातल के मुख्य स्मारक के चारों ओर बरामदा, एक 89 वर्ग मीटर का धरातल बना हुआ है और ऐसे, और इसके चारों तरफ जो है वो क्या बना गया है, बरामदा बनाया गया है। इधर उधर कोठरियां और ऊपर संगमरमर से बनी 12 विशाल स्तंभ, 27 अन्य स्तंभ हैं। तो ये देखिए बड़े बड़े स्तंभों वाली छतरी है। और इसके साथ साथ इस छतरी में बख्तावर सिंह का जुलूस, गजासुर कथा, भगवान श्री कृष्ण, श्री रामचंद्र, लक्ष्मण जी, सीता माता और अनेक प्रकार के पशु पक्षियों के इसमें चित्र बनाए
गए हैं। और बजट 22-23 में इस ऐतिहासिक धरोहर को विकसित करने के जाने की सरकार द्वारा घोषणा, ये सबसे महत्वपूर्ण चीज है, इसलिए ये प्रचलन में आई है कि 2022-23 का जो बजट है उसमें सरकार ने इसको डेवलप करने की, इसको विकसित करने की घोषणा की है। इसलिए मूसी महारानी की छतरी, 80 खंभों की छतरी, विनय सिंह जी द्वारा बनाई हुई छतरी जो है वो प्रसिद्ध हो जाती है, एक बार फिर से चर्चा में आ जाती है। तो ये था साथ ही अपना बजट, इसका सुजस का अंतिम अंक। हम मई का अंक जो है वो जल्दी ही लेकर आपके बीच फिर से उपस्थित होंगे। धन्यवाद।